मैं पूजा चौधरी आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और आज हम इसके 6ठे अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। और इसका पहला भाग जो हम शुरू करेंगे वो है भूमंडलीकरण की समझ। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का पहला भाग, भूमंडलीकरण की समझ। बच्चों, आए दिन हम एक ऐसा शब्द सुनते हैं, चाहे वह समाचार पत्रों में पढ़ना हो, मैगजीन में पढ़ना हो या टीवी के माध्यम से सुनना और देखना हो। वह शब्द है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, या फिर हम इसे अंग्रेजी में प्रचलित भाषा में कई बार ग्लोबलाइजेशन के रूप में भी सुनते हैं। तो क्या कहलाता है ग्लोबलाइजेशन? तो हम कहेंगे इस अध्याय के माध्यम से हम इस सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रभाव इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत पर पड़ रहे हैं। तो देखते हैं भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कि विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न आयाम या विभिन्न पक्ष हैं, जिसका अर्थ है कि इस प्रक्रिया की राजनीतिक पक्ष भी हैं और इस प्रक्रिया के सामाजिक पक्ष भी हैं, इसी प्रक्रिया के आर्थिक पक्ष भी हैं और यह प्रक्रिया जो है संस्कृति पर भी प्रभाव डालती है। तो इस कारण इसके सांस्कृतिक पक्ष भी हैं। यानी कि यह इतनी व्यापक प्रक्रिया है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव या जिसके परिणाम सभी क्षेत्रों पर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह संस्कृति हो, चाहे वह समाज हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया का प्रभाव हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर बहुत ही गहराई से देखने को मिलता है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से एक देश का दूसरे देश से संपर्क बहुत ही अधिक तेज़ी से होने लग रहा है। और इस वजह से हम जो पारंपरिक रूप से भारत की संस्कृति और सभ्यता को ही जानते थे, लेकिन अब हमारा संपर्क जो है वैश्विक संस्कृति से होने लगा है। और इसी बात को जो है इस अध्याय में समझाया गया है कि वैश्वीकरण की या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है भारत पर किस प्रकार से प्रभाव डाल रही है और किस प्रकार से भारत की संस्कृति, समाज और सभ्यता में परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हमारी राजनीतिक प्रक्रिया और हमारी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से इस प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित हुई है। तो देखते हैं भूमंडलीकरण का अर्थ। यह एक सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और सामाजिक परिवर्तन इसका जो है केंद्र में बिंदु है। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि भारत के जो आम लोग हैं उन पर इस प्रक्रिया का गहराई से प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ हम कहेंगे यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसको अध्ययन करने के लिए भिन्न भिन्न विषय विशेषज्ञ आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है हमने कहा विभिन्न पक्षों पर पड़ता है। इस कारण भूमंडलीकरण का अध्ययन जो है ना केवल समाजशास्त्र में किया जाता है, बल्कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयों में किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, भूमंडलीकरण बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है, जिसका अध्ययन विभिन्न विषयों में किया जाता है और विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञ जो है आपस में इसके प्रभावों की चर्चा भी करते हैं। तो इस प्रकार भूमंडलीकरण बहुत ही व्यापक प्रक्रिया होने के कारण विभिन्न विषय विशेषज्ञ जो हैं विचारों का आदान प्रदान इसके बारे में करते रहते हैं। भूमंडलीकरण जो है एक प्रक्रिया के रूप में हम यदि इसका अर्थ जानने की कोशिश करें तो इसमें प्रवाह होता है या आदान प्रदान होता है, जिसे हम अंतःक्रिया भी कह सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में किस
चीज़ का आदान प्रदान, प्रवाह या अंतःक्रिया होती है तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप विभिन्न वस्तुओं का, क्रियाओं का या विचारों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि एक देश दूसरे देश से जुड़ता है और विश्व के विभिन्न देश आपस में अंतःक्रिया या एकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से दुनिया भर के जो देश हैं और दुनिया भर के देश, कंपनी और लोगों का क्या होता है, एकीकरण होता है। दुनिया भर के देश की कंपनियों का, लोगों का एकीकरण होते हुए उनका संपर्क बढ़ता है, उनकी अंतःक्रिया भी बढ़ती है और इस प्रकार से हम कहेंगे कि संपर्क और अंतःक्रिया बढ़ने से इसका प्रभाव जो है विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है, संस्कृति पर पड़ता है, राजनीति पर पड़ता है, व्यापार पर पड़ता है, प्रौद्योगिकी पर पड़ता है, तकनीकी पर पड़ता है, प्रतियोगिता पर पड़ता है, निवेश पर पड़ता है, रोजगार पर पड़ता है और पर्यावरण पर भी पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक देश से दूसरे देश में विभिन्न प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आदान प्रदान होता है और हम कहेंगे इसमें कई सारी वस्तुओं का आदान प्रदान और प्रभाव भी शामिल होता है, जिसमें कि हमने कुछ प्रमुख उदाहरण देखे थे। तो इस प्रकार से यह एक वैश्विक प्रक्रिया है जिसमें कि एक देश का दूसरे देश से संपर्क बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप हम कहेंगे कि इससे मध्यम वर्ग भी प्रभावित हो रहा है, यानी कि भारत का मध्यम वर्ग जो है वह इससे किस प्रकार से प्रभावित होगा, तो हम कह सकते हैं कि भारत के मध्यम वर्ग पर इसका प्रभाव रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि भारत का जो मध्यम वर्ग है अब विदेशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी अपनी योग्यता और क्षमताओं के आधार पर रोजगार प्राप्त कर रहा है, जो कि एक इसका सकारात्मक पक्ष माना जा सकता है। तो हम कहेंगे भारत के मध्यम वर्ग को जो है नई चुनौतियां इसमें मिल रही हैं और वह नए अवसरों के माध्यम से स्वयं की क्षमताओं को जो है दुनिया भर में कहीं ना कहीं प्रचार के रूप में देख रहा है। तो हम कहेंगे भारतीयों का जो है इसमें मध्यम वर्ग के माध्यम से हम सकारात्मक पक्ष देख रहे हैं कि उन्हें जो है नए अवसर मिल रहे हैं, उन्हें नए रोजगार भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं भारत के गांवों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम कहेंगे भारतीय ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है, तो भारतीय ग्रामीण समाज जो है बहुत ही परंपरावादी समाज रहा है, जिसमें कि विभिन्न रूढ़ियों का प्रभाव भी रहता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आ चुकी है, अब वैश्वीकरण की प्रक्रिया आ चुकी है, जिसका असर भारत के गांवों पर भी पड़ा है, भारत के गांवों के समाज पर भी पड़ा है। अब ये परंपराएं या रूढ़ियां जो हैं धीरे धीरे अपने लचीलेपन की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अब भारतीय गांवों में जो है आधुनिक विचारों का प्रवेश होने लगा है। और यह आधुनिक विचारों का प्रवेश होने लगा है किस कारण से, तो हम कहेंगे प्रौद्योगिकी के विकास और तकनीक के माध्यम से जो है भारत के गांवों के लोग जो हैं विदेशों से भी संपर्क आसानी से कर पा रहे हैं, यानी कि अब भारत के गांवों के लोग ना केवल कस्बों और शहरों से जुड़ रहे हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से भी वे अवगत हो सकते हैं, क्योंकि अब जो है प्रौद्योगिकी और तकनीकी ने बहुत ही विकास कर लिया है और वह इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत के गांवों में जो है रूढ़ियां और परंपराएं जो है धीरे धीरे आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं और भारत में जो है इंटरनेट, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का जो है प्रयोग बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि एक भूमंडलीकरण का असर ही है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण का परिणाम क्या है। तो हम कहेंगे पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ा था कि भारत में 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख परिवर्तन आता है, वह है उदारीकरण की प्रक्रिया, जो कि एलपीजी की नीति के परिणाम स्वरूप भारत में आती है, जो भारत की सरकार भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारत में लागू करती है।
तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम था कि भारत की सरकार जो है भारत में उदारीकरण की नीति 1990 के दशक में लागू करती है और भारत के बाजार में विदेशों से आयात जो है उसको कहीं ना कहीं उसके लिए जो भी प्रतिबंध पहले थे उन्हें उनसे मुक्त कर देती है और भारत के बाजार को विदेशों के लिए खोल देती है। तो भूमंडलीकरण का ही परिणाम था कि भारत में उदारीकरण की नीति लागू की गई थी, जो कि भूमंडलीकरण का आर्थिक क्षेत्र में एक प्रमुख परिणाम या प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे आर्थिक आयाम में उदारीकरण जो है वह भूमंडलीकरण का प्रभाव है, जिससे खुदरा व्यापार में भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हो गया है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी या MNC भी कहते हैं, वह भारत के खुदरा व्यापार क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं और ऐसा भारत की सरकार ने ही किया है, क्योंकि भारत की सरकार भी भारत की अर्थव्यवस्था का विकास चाहती है और वह चाहती है कि भारत के बाजार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतियोगिता करें। इसी कारण जो है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश जो है भारत की सरकार उसके लिए अनुमति दे चुकी है। तो इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में भी हमें भूमंडलीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है कि भारत के खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रवेश कर चुकी हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं युवाओं पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की। तो हम कहेंगे भारत के युवा जो कि पहले के समय में केवल सामाजिक समारोह के माध्यम से या सामाजिक उत्सवों के माध्यम से स्वयं का मनोरंजन करते थे और समाज से जुड़े हुए रहते थे, लेकिन अब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय युवा जो हैं उनका सामाजिक संपर्क विस्तृत हो गया है, यानी कि अब वह सीमित क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, अब बहुत ही बड़े व्यापक और विस्तृत क्षेत्र से उनका संपर्क होने लग गया है, जिसका एक प्रमुख कारण है इंटरनेट का भारतीय युवाओं द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रयोग करना। तो हम कहेंगे भारतीय युवाओं पर भी भूमंडलीकरण का एक बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलता है कि उनके सामाजिक संपर्क का दायरा जो है अब बहुत ही बढ़ गया है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि युवा जो हैं उनके मनोरंजन के तरीके में भी अब अंतर आने लगा है, क्योंकि उनका जो मनोरंजन का क्षेत्र था वह भी सीमित था। अपने आसपास के समाज के लोगों से ही वे कहीं ना कहीं मिलते जुलते और उनसे आपस में संवाद और अंतःक्रिया करते थे, लेकिन अब उनके मनोरंजन के तरीकों में भी हमें कई सारे अंतर देखने को मिले हैं, जो कि भूमंडलीकरण का ही एक प्रभाव है, क्योंकि भारतीय युवा जो है मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करने लगे हैं और वे इंटरनेट का प्रयोग भी अधिक मात्रा में करने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि युवाओं के लिए समय बिताने की नई विधियां अब आ चुकी हैं, जो कि भूमंडलीकरण का प्रभाव युवाओं पर हमें दिखा रहा है। इसी तरीके से हम पारिस्थितिकी के क्षेत्र में भी भूमंडलीकरण के प्रभाव को देखते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि बहुत ही अधिक मात्रा में आवागमन जो है बढ़ने लगा है। यह आवागमन एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से शहर, कस्बों या महानगरों में तो बड़ा ही है, साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बढ़ने लगा है और इसका एक नकारात्मक असर जो है विश्व के पर्यावरण पर हमें देखने को मिलता है, जिसी का परिणाम क्या है कि विश्व में एक नई प्रक्रिया जन्म ले रही है, जो कि हमारे पर्यावरण को संकट की ओर ले जा रही है, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो वह भूमंडलीकरण का ही एक परिणाम है कि हम सभी जो है पर्यावरण का कहीं ना कहीं शोषण भी करते हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जो है वह बढ़ाने की अब ज़रूरत महसूस होने लगी है। तो हम कहेंगे पारिस्थितिकी के क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग भी हम देख रहे हैं, जो कि भूमंडलीकरण से जुड़ा हुआ ही एक प्रमुख अवधारणा है। इन सभी कारणों से हमारा सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन जो है बदल रहा है। तो इसी कारण हम इस अध्याय में भूमंडलीकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से इस प्रक्रिया से प्रभावित हो रहे हैं। हमने देखा कि युवा भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, मध्यम वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है, भारत के गांव भी इससे प्रभावित हो रहे हैं और पर्यावरण भी इससे प्रभावित हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, भूमंडलीकरण आज की एक प्रमुख अवधारणा है, जिससे कि समाज में
में व्यापक पैमाने पर परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। इस कारण समाजशास्त्रीय दृष्टि से इसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें बाजार की, तो हम कहेंगे कि भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप 1990 के दशक में उदारीकरण लाया जाता है और उसके पश्चात भारत की सरकार जो है बाजार को आयात के लिए खुला कर देती है। हम कहेंगे बाजार को भारत की सरकार जो है अर्थव्यवस्था के विकास करने की दृष्टि से या इसी उद्देश्य से खुला कर देती है। खुला करने का अर्थ यह है कि 1 अप्रैल 2001 से भारत की सरकार जो है विदेशों से होने वाले आयात पर विभिन्न प्रकार के जो भी प्रतिबंध थे उन सभी को समाप्त कर देती है। यानी कि अब भारत में विदेशों से आयात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और यह कब लागू किया गया, तो हम कहेंगे 1 अप्रैल 2001 को भारत की सरकार यह प्रमुख कदम उठाती है, जिससे कि भारत के बाजार जो है आयात के लिए पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाने का काम करता है। इससे हमारे भारत में अनेक उत्पाद जो हैं उनका आयात होने लगा है और इस प्रकार हम देखते हैं कि उस आयात से भारत के बाज़ार में विदेशी सामान जो है आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और आज हम अपने आसपास की छोटी दुकानों पर भी विदेशी सामानों को देख सकते हैं और आसानी से खरीद सकते हैं। तो यह किसका प्रभाव है? यह भी भूमंडलीकरण का ही प्रभाव है। तो हम कहेंगे अनेक उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। और यह कब हटाया गया है? तो 1 अप्रैल 2001 को यह प्रतिबंध जो है हटा दिए गए हैं। इससे हमारे आसपास की दुकानों में दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से उत्पादित वस्तुएं आने लगी हैं और जिसका उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय फलों की बिक्री। तो हम क्या कहेंगे, हमारे आसपास की दुकानों पर विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय फल मिलते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में बात कर सकते हैं चीन की नाशपाती की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फल है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से लाए गए सेब और ऑस्ट्रेलिया के ही संतरे का रस भी इसका उदाहरण है। तो हम क्या कहेंगे, भारत की सरकार जब 1 अप्रैल 2001 को भारतीय बाज़ारों को आयात के लिए खोल देती है, तब हम कहेंगे कि हमारे आसपास की दुकानों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो हैं आसानी से देखने को मिल जाती है और हम इसे आसानी से खरीद सकते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं हैं। और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के उदाहरण के लिए ही हम अंतर्राष्ट्रीय फलों का उदाहरण भी देखते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि भारत के बाज़ारों में चीन की नाशपाती भी हमें देखने को मिलती है, हमें ऑस्ट्रेलिया के सेब भी देखने को मिल सकते हैं और हमें ऑस्ट्रेलिया के संतरे का रस भी देखने को मिल सकता है। तो यह सभी उदाहरण किसका है? हम कहेंगे भारत के बाज़ारों में अंतर्राष्ट्रीय फलों की बिक्री का ही उदाहरण हम इसमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव भारत के विभिन्न वर्गों पर अलग अलग पड़ा है, क्योंकि बाजार तो खोल दिए गए हैं। तो हमारे सामने यानी उपभोक्ता के सामने विभिन्न प्रकार के विकल्प आ गए हैं कि उसे भारतीय वस्तु को खरीदना है या विदेशी वस्तु को। लेकिन इसका असर जो है उत्पादकों पर जो है नकारात्मक रूप से पड़ा है। तो हम कहेंगे इस नीति के परिणाम स्वरूप उत्पादक और उपभोक्ताओं पर अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो भारतीय किसान थे जो कि इन फलों का उत्पादन करते हैं वह जो है कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अब भारतीय जो है इन विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर के उन वस्तुओं को खरीदना अधिक प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे कि भारत के किसान पर नकारात्मक असर पड़ा है। और यदि हम बात करें उपभोक्ता की दृष्टि से, तो हम कहेंगे भारतीय जो इन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अधिक विकल्प आ चुके हैं और इस कारण जो है उनके लिए यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है। तो दोनों ही पक्ष हम इसमें देखने को कहीं ना कहीं ज्ञात कर रहे हैं कि ये दोनों पक्ष इससे संबंधित हैं। एक तरफ इसका नकारात्मक पक्ष है भारतीय किसानों के लिए और दूसरी तरफ इसका सकारात्मक पक्ष है एक उपभोक्ता के लिए कि उसे बहुत सारे विकल्प मिल गए हैं कि उसे बाजार से किस प्रकार की वस्तु खरीदनी है।
इसी तरीके से हम बात करते हैं भारतीय किसानों की। तो भारतीय किसान की आजीविका पर संकट आ गया है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि विदेशी उत्पाद और विदेशी वस्तुएं और विदेशी खाद्यान्न जो है हमारे लिए विकल्प के रूप में बाज़ारों में मौजूद है। तो इस प्रकार भारत के किसानों पर, उनकी आजीविका पर कहीं ना कहीं संकट उत्पन्न हो गया है। और इसी कारण हमने कुछ पिछले भागों में पढ़ा था कि भारत के किसानों की आमदनी पर संकट आ गया है। इस कारण भारत के किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई दिखती है, तो जो कि एक भूमंडलीकरण का ही परिणाम है और नकारात्मक रूप में हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि भूमंडलीकरण के जो परिणाम हैं वह व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति पर भी असर डालते हैं और सामाजिक रूप से या सार्वजनिक रूप से पूरे समाज पर भी असर डालते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से जो प्रभाव भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं उन्हें कहते हैं सूक्ष्म स्तर के प्रभाव, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं सार्वजनिक स्तर के प्रभाव। तो बात करते हैं भूमंडलीकरण के कुछ परिवर्तन जो हैं व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डालते हैं, और इन प्रभावों को कहते हैं व्यष्टि स्तर पर प्रभाव या सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव। वहीं दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन जो हैं भूमंडलीकरण के पूरे समाज को ही प्रभावित करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सार्वजनिक रूप से सभी पर प्रभाव डालने वाले प्रभाव या परिणाम। तो इन पर जो है, इसके उदाहरण के रूप में यदि हम कहें तो सरकार द्वारा जो भी नीतियां या फैसले लिए जाते हैं उन्हें ही हम सार्वजनिक रूप से पड़ने वाले प्रभावों के अंतर्गत रख सकते हैं, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं समष्टि स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव या समष्टि स्तर के प्रभाव। तो इस प्रकार से भूमंडलीकरण का प्रभाव जो है व्यष्टि स्तर पर भी पड़ता है, यानी व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति पर भी पड़ता है, और सार्वजनिक रूप से समाज पर भी पड़ता है, जिसे हम व्यापक क्षेत्र या फिर हम कहेंगे समष्टि स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव। तो यह एक व्यापक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को भी प्रभावित करती है, समाज को भी प्रभावित करती है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया का किसान और व्यापारियों पर भी अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है। हमने कहा कि भारतीय किसान की कई बार आजीविका पर संकट उत्पन्न हो जाता है और वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कृषि पर निर्भरता है, खेती पर निर्भरता है, और उनकी खेती जो है कहीं ना कहीं इन विदेशी उत्पादों के बाजार में आने से प्रभावित हुई है। इस कारण उनका जो है व्यापार या व्यवसाय या उनका जो रोजगार है वह संकट की स्थिति में आ जाता है। तो हम कहेंगे भारत के किसानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, और यह नकारात्मक प्रभाव कुछ अन्य रोजगारों पर भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि भारत के मछुआरों पर, या फिर हम बात करें गोंद इकट्ठा करने वाली भारत की महिलाओं पर, या फिर रेशम बनाने वाली महिलाओं पर। तो इस प्रकार से इनके भी रोजगार पर भूमंडलीकरण का एक नकारात्मक असर देखने को मिलता है, जिसको कि अभी हम उदाहरण सहित देखेंगे। इसी तरीके से भारत के व्यापारियों के लिए भी वैश्वीकरण का अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हम कहेंगे कि प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक। तो हम इसके उदाहरण के लिए ही आगे कुछ उदाहरण इस प्रकार से व्याख्या के रूप में समझने वाले हैं। तो हम कहेंगे वैश्वीकरण हमारे लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो हम कहेंगे एक तरफ तो हम महसूस करते हैं कि भारत की जीडीपी को बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण की हमें आवश्यकता है, इसलिए हमें विज्ञान का विकास भी करना होगा और प्रौद्योगिकी का विकास भी करना होगा, और इसी वजह से हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से प्रतियोगिता भी करने लगते हैं, और हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हमारे लिए आवश्यक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि भारत के जो मजदूर वर्ग है या निम्न वर्ग है उसमें जो है इस भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। एक तरफ भारत के अमीर वर्ग जो है और अमीर होते जाते हैं, और दूसरी तरफ भारत के गरीब जो हैं उनके ऊपर रोजगार का संकट भी इसी भूमंडलीकरण का परिणाम जो है हमें देखने को मिलता है। हम कहते हैं कि भारत को ग्लोबल विलेज बन जाना चाहिए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधरे या विकास की ओर और ज़्यादा बढ़े। तो हम कहेंगे हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, और इस वजह से हम भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को खुले हाथ से अपनाने लगते हैं।
वहीं दूसरा पक्ष जो है वह भूमंडलीकरण का विरोध भी करता है और वह कहता है कि भूमंडलीकरण से अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, यानी कि आय की असमानता जो है बहुत ही बढ़ रही है। एक तरफ गरीब जो है और भी गरीब होता है और अमीर जो है और भी अमीर होता हुआ दिखता है। तो आय की असमानता जो है वह इसी भूमंडलीकरण का एक प्रमुख परिणाम हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से वैश्वीकरण का जो है या भूमंडलीकरण का समाज के अलग अलग वर्गों पर बहुत ही अलग अलग प्रभाव है, जिसमें कि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं इस प्रकार। सबसे पहला है मछुआरे। भारत के मछुआरे जो कि मछली संसाधन में कार्य कर रहे हैं या मछली पालन में लगे हुए हैं। तो हम कहेंगे भारत के ये जो मछुआरे हैं इन पर भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किस प्रकार? तो हम कहेंगे मछली पकड़ने के बड़े बड़े जहाज समुद्र में प्रवेश कर चुके हैं और इनके पास जो है आधुनिक तकनीकी होती है। इन बड़े बड़े जहाज़ों के पास में आधुनिक साधन होते हैं जिससे कि वे आसानी से मछलियों को पकड़ सकते हैं, जबकि इनसे पहले इन मछलियों को पकड़ने का कार्य भारतीय मछुआरे करते थे। तो हम कहेंगे पहले भारतीय नौकाओं का ही इसमें प्रवेश हो सकता था भारत के समुद्र के अंदर और वे ही मछलियां इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन इन बड़े जहाज़ों के पास मछली पकड़ने के बेहतर उपकरण व मशीनें होते हैं। तो इससे क्या होगा कि बड़े जहाज़ जब भारतीय समुद्र में प्रवेश कर चुके हैं तो भारत के मछुआरे जो हैं जिनके पास में छोटी छोटी नावें या नौकाएं हैं उनके आजीविका पर संकट आना ही था। तो इस प्रकार से इन बड़े जहाज़ों के पास में मछली पकड़ने के जो बेहतर उपकरण और मशीनें हैं उनसे भारत के मछुआरों पर उनकी आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ा है। इससे स्थानीय मछुआरों की रोजी रोटी जो है वह छिन गई है। तो हम क्या कहेंगे कि भारत में मछुआरों का जो वर्ग है उस पर भूमंडलीकरण का नकारात्मक प्रभाव सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े जहाज जो है वह अब मछली पकड़ने का कार्य कर रहे हैं और इसलिए वहाँ के स्थानीय मछुआरे जो हैं वह मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं और अब वह आजीविका के रूप में या रोजी रोटी के रूप में कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है गम पाइक या बावल वृक्ष। गम पाइक या बावल वृक्ष हमें गुजरात राज्य के बारे में बता रहा है और गुजरात राज्य में इस वृक्ष के द्वारा जो है गोंद को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस पेड़ से गोंद कुछ महिलाएं गुजरात में निकालती हैं या गोंद इकट्ठा करती हैं, लेकिन भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अब आ चुकी है और इसके परिणाम स्वरूप इन महिलाओं पर क्या असर पड़ा है? तो गुजरात की गोंद इकट्ठा करने वाली औरतों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा है, क्योंकि अब जो है सूडान का जो गोंद है वह कहीं ना कहीं भारतीय बाज़ारों में आ गया है। इस वजह से इनका जो गोंद इकट्ठा करने का कार्य है वह प्रभावित हो चुका है और इनके भी रोज़गार पर नकारात्मक असर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इनकी भी जो आजीविका है वह प्रभावित हो चुकी है। तीसरा उदाहरण हमें मिलता है पारंपरिक व्यवसाय रेशम का। तो हम कहेंगे भारत में रेशम का पारंपरिक व्यवसाय किया जाता है जो कि प्रभावित हो जाता है चीन और कोरिया से आने वाले रेशम से, यानी कि अब भारत में चीन और कोरिया से रेशम आने लग गया है। इस कारण जो भी रेशम का उत्पादन भारत में होता था वह अब प्रभावित हो गया है, क्योंकि भारतीय जो हैं चीन और कोरिया से आने वाले रेशम को खरीदने लगे हैं, क्योंकि इस रेशम का जो मूल्य है वह कम है, यानी कि यह रेशम जो है सस्ता भी है और इसमें एक विशेष प्रकार की चमक भी है। इस कारण भारतीय बाज़ारों में चीन और कोरिया का जैसे ही रेशम आ जाता है तो हम कहते हैं कि भारतीय कौन सा रेशम खरीदने लगे हैं, अब इस रेशम को खरीदने लगे हैं, जिससे कि भारत के रेशम को बनाने वाले महिलाएं जो हैं वह प्रभावित हो गए हैं, उनका भी रोज़गार कहीं ना कहीं छिन गया है। तो हम कहेंगे आजीविका की हानि में एक उदाहरण है चीन व कोरिया की रेशम के धागे का भारतीय बाजार में आ जाना। और इस प्रकार हम देखते हैं कि
बिहार की रेशम काटने और धागा बनाने वाली औरतों की आजीविका पर संकट आ गया है। यानी बिहार में जो रेशम बनाने वाली औरतें थीं वह अब इस प्रकार के रेशम को बना भी दें तो वह बाज़ार में नहीं बिक पाता, क्योंकि हम कौन सा रेशम खरीदने लगे हैं, हम चीन और कोरिया का रेशम खरीदने लग गए हैं। इस वजह से इनके रोज़गार पर, यानी बिहार की रेशम काटने वाली महिलाओं पर, उनके रोज़गार पर असर हो गया है, क्योंकि चीन व कोरिया की रेशम सस्ती है और साथ ही साथ इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक भी होती है। इस प्रकार से बाज़ार में चीन और कोरिया का जो रेशम है बहुत ही ज़्यादा बिकने लग गया है। चौथा उदाहरण हम देख सकते हैं कूड़ा बीनने वाली की नौकरी। कूड़ा यानी कि कचरा जो इकट्ठा करते हैं उनकी नौकरी पर भी भूमंडलीकरण का नकारात्मक असर पड़ा है, क्योंकि अब जो है विकसित देशों से भारत में कूड़ा जो है आने लग गया है। इससे पूर्व जो था, ये व्यक्ति जो कूड़ा बीनते थे वह कूड़ा इकट्ठा करते थे और उस कूड़े का प्रयोग भारत में होता था वस्तुओं के निर्माण में। लेकिन अब विकसित देशों से जो है कूड़ा आने लग गया है, तो इस कूड़ा बीनने वाले वर्ग पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए दिखता है। हम कहेंगे कूड़ा बीनने वालों की नौकरी अब भूमंडलीकरण के कारण खतरे में आ चुकी है, क्योंकि अपशिष्ट सामग्री, या जिसे हम कूड़ा या कचरा भी कह सकते हैं, यह है अपशिष्ट सामग्री जिसे पहले ये इकट्ठा करते थे, अब दूसरे देशों से वह आयात की जा रही है। यानी कि दूसरे देशों में भी हम बात करेंगे विकसित देशों से यह कूड़ा या कचरा जो है भारत में आने लग गया है। इस कारण अब इन्हें कूड़ा इकट्ठा करते हुए भी इसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत में पहले से ही आयात किया हुआ कूड़ा मौजूद है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये कूड़ा बीनने वालों की नौकरी पर भी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का नकारात्मक असर पड़ा है और इनकी आजीविका पर भी संकट आ गया है। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण के जो है प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे भारतीयों पर पड़ते हुए हमें दिखते हैं, जो कि नकारात्मक अधिक हैं। लेकिन हमने कहा कि भारत का मध्यम वर्ग जो है कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सारे नए अवसर भी देखते हुए उनको नई नौकरियां प्राप्त हो रही है, जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उनको रोजगार मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका मिला जुला असर जो है हमारे समाज पर दिखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण के बहुत सारे सामाजिक निहितार्थ भी होते हैं, यानी समाज में भी विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलती हैं। एक तरफ इससे अमीर व गरीब की खाई बढ़ती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ इससे आम लोगों के लिए अवसर भी बढ़ रहे हैं और लोगों की जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि अब भारतीय जो है जीवन शैली में अंतःक्रिया करते हुए विदेशों से कई सारी सांस्कृतिक गतिविधियों को देख रहे हैं और उन्हें अपने जीवन में अपना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी जीवन शैली में भी भूमंडलीकरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है और भारतीय संस्कृति जो है उदार संस्कृति की तरफ और समन्वयशील संस्कृति की विशेषता रखते हुए इन विदेशों से सांस्कृतिक गतिविधियां या अंतःक्रिया करती हुई दिखती हैं। इसी प्रकार से हम बात करें भूमंडलीय अंतः संबंध की, तो हम कहेंगे कि भारत जो है क्या भूमंडलीकरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही विदेशों से संपर्क कर रहा है, तो हम कहेंगे ऐसा नहीं है। भारत जो है विदेशों से पहले भी संपर्क करता रहा था और इसी का उदाहरण था भारत का मसाला मार्ग या भारत का रेशम मार्ग। तो हम कहेंगे व्यापक रूप से जो है भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप यह प्रवास या अंतःक्रिया अधिक हो गई है, लेकिन यह पहले भी मौजूद था। इसी का उदाहरण है भारत में रेशम मार्ग और भारत का मसाला मार्ग। तो कैसे कहेंगे, प्रारंभिक वर्षों में जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब वैश्वीकरण भारत के लिए अलग तरीके से मौजूद था और यह भारत के लिए सीमित था, लेकिन अब यह एक प्रक्रिया के रूप में व्यापक क्षेत्र में फैल गया है। तो औपनिवेशिक काल में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत ही सीमित क्षेत्र में उपलब्ध थी, या फिर हम कहेंगे भारतीय जो है वह विदेशों से बहुत ही सीमित मात्रा में संपर्क रखते थे, लेकिन अब इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है।
इसी तरीके से बात करेंगे हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत से 2 प्रकार के मार्ग थे, और ये 2 मार्ग कौन कौन से थे जिनसे कि भारत विश्व से जुड़ा हुआ था। तो पहला था मसाला मार्ग और दूसरा था रेशम मार्ग। इन दोनों मार्गों से जो है भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय देशों या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ था। मसाला मार्ग यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत यानी केरल में था। यदि हम बात करें दूसरे मार्ग जो कि रेशम मार्ग है, उसमें भारत जो है चीन, फारस, रोम और मिस्र से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया औपनिवेशिक काल में थोड़े अलग प्रकार से थी, क्योंकि यह सीमित भी थी और इसमें 2 प्रकार के मार्ग थे जहां से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क होता था। एक था मसाला मार्ग और दूसरा था रेशम मार्ग, और इन दोनों ही मार्गों से जो है भारत विदेशों से जुड़ता था और विदेशों से संपर्क कर पाता था। धीरे धीरे हम कहते हैं कि भारत के इतिहास में विश्व के भिन्न भिन्न भागों से यहाँ पर लोग आते थे और भारत का संपर्क इन विदेशों से होता था। और इसके लिए हम कहेंगे कि यह जो संपर्क था उसके पीछे यह उद्देश्य था कि कुछ लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे, कुछ लोग भारत में विजेता बनने के उद्देश्य से आते थे, और तीसरे प्रकार के वे लोग थे जो कि भारत में निवास प्रवास के उद्देश्य से आते थे, यानी कि वे भारत में आकर के बसना चाहते थे। तो इस प्रकार से भारत में पहले भी विदेशों से संपर्क सीमित मात्रा में होता हुआ दिखता है। तो हम कहेंगे भारत के इतिहास में विश्व के भिन्न भिन्न भागों से लोग यहाँ आए थे। कभी व्यापारियों के रूप में वे यहाँ आए थे, कभी वे विजेताओं के रूप में, योद्धाओं के रूप में भारत को जीतने के लिए यहाँ पर आए थे, या फिर कभी कभी नए स्थान की तलाश में प्रवास के रूप में और यहाँ पर आते हैं और फिर वे यहीं पर बस जाते हैं। तो क्या कहेंगे हम कि भारत में वैश्वीकरण जो है पहले भी कहीं ना कहीं सीमित मात्रा में मौजूद था, क्योंकि हम विश्व की दृष्टिकोण से सोचते थे, विश्व से जुड़े हुए थे, विश्व से संपर्क रखते थे। विदेशी जो है भारत की तरफ आकर्षित होते रहते थे, चाहे वे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वह विजेता की दृष्टि से हो, चाहे वे प्रवास करने के उद्देश्य से नए स्थान की खोज में भारत में आए हों। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं कि भूमंडलीय अंतःक्रियाएं या भूमंडलीय दृष्टिकोण जो है पहले भी भारत में मौजूद था और अब जो है यह थोड़ा और बढ़ गया है, क्योंकि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया व्यापक रूप में अब देखने को मिल रही है। लेकिन यह पहले भी मौजूद था और पहले भी हम विदेशों से अवगत थे, विदेशों की संस्कृति से अवगत थे और विदेशों से व्यापार करते थे। भारत के लिए यह अवधारणा नई नहीं है। हमारे पूर्वज जो हैं इसके बारे में हमें कई सारी जानकारियाँ देते हैं कि भारत किस प्रकार से विदेशों से संपर्क करता था और विदेशों के व्यापार से जुड़ा हुआ था, विदेशों की संस्कृति और विदेशों के समाज से, विदेशों की नीतियों से, विदेशों की राजनीति से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण की प्रक्रिया व्यापक रूप में अभी आई है, लेकिन यह एक नई प्रक्रिया भारत के लिए नहीं है। इसी तरीके से उपनिवेशवाद में भूमंडलीय संयोजन किस प्रकार था, यानी कि भारत जब एक उपनिवेश था अंग्रेज़ों के अधीन, तब हम इन भूमंडलीकरण की प्रक्रियाओं से किस प्रकार से जुड़े हुए थे। तो हम कहेंगे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, और इस कारण से भारत में भूमंडलीय संयोजन था या विदेशों से संपर्क होता था और विदेशों में भारतीयों का जाना भी होता था। और यह प्रवास किस प्रकार से होता था, तो हम कहेंगे चूँकि हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों का जो प्रयोग है वह स्वयं के लाभ के लिए किया था और इस कारण भारतीयों को विदेशों में भेजा जा रहा था। और इसमें उदाहरण है भारत के गिरमिटिया मजदूर, जो कि एक अनुबंध या समझौते के तहत विदेशों में अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को भेजने की प्रथा थी। तो गिरमिटिया मजदूर जो थे वह अंग्रेज़ों द्वारा विदेशों में रोजगार या मजदूरी के लिए जाते थे और इस प्रकार से वे एक समझौते का पालन करते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कई महाद्वीपों में ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित हुए थे। साथ ही साथ भारत से बहुत सारे लोगों को या तो स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती विदेशों में भेजा जाता था। तो हम कहेंगे भारत में बहुत से लोगों को या तो स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती अन्य उपनिवेशों में भेजा गया और उसमें
पेशेवर भी थे और आकस्मिक मजदूर भी थे। तो हम कहेंगे इसमें पेशेवर भी शामिल थे और आकस्मिक मजदूर भी शामिल थे। और इसी का उदाहरण है भारत में गिरमिटिया मजदूर, जो कि एक अनुबंध के तहत विदेशों में जाकर काम करते थे और धीरे धीरे वे वहीं पर बसने भी लग गए। और ये मजदूर जो है परिवार के साथ जाते थे और यह एक विकल्प था अंग्रेजी सरकार का कि वे दास प्रथा को तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके स्थान पर एक नई प्रकार की प्रथा या एक नए प्रकार की अवधारणा लेके आ रहे हैं, जिसमें कि वह अनुबंध मजदूरी की बात करते हैं या समझौते के आधार पर मजदूरी करवाने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हम विदेशों से किस प्रकार से संपर्क करते हैं और उसका उद्देश्य क्या होता है। तो हम विदेशों से संपर्क इसलिए कर पाते हैं कि भारत से इन लोगों को या भारतीयों को ज़बरदस्ती या कभी कभी स्वेच्छा से विदेशों में मजदूरी करने के लिए भेजा जाता है, जिसके कि पीछे औपनिवेशिक नीतियाँ थी। तो क्या थे गिरमिटिया मजदूर? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे भारतीयों को काम करने के लिए विदेशों में और ख़ास करके फिजी, गयाना और वेस्ट इंडीज़ जैसे स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें एक समझौते, अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के तहत विदेश में ले जाया गया था। और इन कैरिबियाई देशों में भारतीयों को परिवार समेत भेजा गया था ताकि वे वहीं पर जाकर के मजदूरी करते रहें और इससे उपनिवेशों या औपनिवेशिक सरकार को और उनकी अर्थव्यवस्था को गति मिले और उनको ही लाभ मिले। तो इस प्रकार से उन्हें परिवार के साथ इसलिए भेजा जाता था ताकि वे वापस लौट करके ना आए और उपनिवेशी सरकार को इसका लाभ मिलता रहे और वे वहीं पर रह करके उनकी मजदूरी करते रहें। तो हम कहेंगे कि ये कैरिबियाई देशों में भेजे जाते थे और इन्हें एक समझौते का पालन करना होता था, जिससे कि वह 10 वर्ष के लिए वहीं रुक जाएं और परिवार के साथ वहां पर मजदूरी करें। बाद में इसी समझौते या एग्रीमेंट को ये मजदूर जो हैं गिरमिट कहने लगे थे। इस कारण इनका नाम भी क्या पड़ गया? गिरमिटिया मजदूर पड़ गया। तो हम कहेंगे कि गिरमिटिया मजदूर जो है वह औपनिवेशिक काल की एक ऐसी नीति थी जिसकी वजह से भारतीयों का भूमंडलीकृत विश्व से संपर्क हुआ था और इसका कारण सिर्फ यही था कि उपनिवेश जो है वह स्वयं का लाभ चाहते थे और वे चाहते थे कि भारत के मजदूरों का प्रयोग भी इसके लिए हो और भारत के मजदूर जो है विदेशों में जाकर के उनकी मजदूरी करें। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोजन जो है वह कहीं ना कहीं औपनिवेशिक नीति का एक प्रमुख हिस्सा रहा था। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं स्वतंत्र भारत में वैश्वीकरण में क्या अंतर देखने को मिलता है। अब भारत स्वतंत्र हो चुका है और औपनिवेशिक नीतियां जो कि भारत के पक्ष में नहीं थी और भारत के शोषण को निरंतर बढ़ा रही थी वह समाप्त हो गई हैं। अब भारत स्वतंत्र हो गया है तो अब वैश्वीकरण को नए तरीके से भारतीय सरकार लागू करने की बात करती है और वह कहती है कि अब भारत के शोषण को समाप्त किया जाएगा और वैश्विक देशों से उसी प्रकार से संपर्क किया जाएगा जितना कि भारत को लाभ मिल सके। तो शुरू में जब 1947 में भारत आज़ाद ही होता है उस समय पर भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत में बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, जिसका अर्थ है कि भारत के बाजार जो हैं विदेशी वस्तुओं के लिए नहीं खोले जाते क्योंकि भारत की सरकार ऐसा समझती है कि यदि भारत के बाज़ार को विदेशी वस्तुओं के लिए खोल दिया गया तो भारत के बाज़ार में विदेशी वस्तुएं बहुत बड़े पैमाने पर आ जाएंगी और इससे भारतीयों को लाभ ना होने के स्थान पर हानि अधिक उठानी पड़ेगी क्योंकि भारतीय बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जो है प्रतियोगिता करने की क्षमता अभी नहीं रखते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अभी बहुत विकास की आवश्यकता है। इस कारण हमने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात बंद अर्थव्यवस्था को अपनाया था और स्वतंत्र भारत में जो है भारत की सरकार जो है वैश्वीकरण को अपनाती तो है लेकिन सीमित रूप में अपनाती है।
तो आज़ादी के बाद भी वैश्वीकरण जारी रहा। 1990 के बाद जो है यह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि 1990 के बाद भारत की सरकार बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की बात करती है और 1990 के दशक में वह उदारीकरण को लागू करती है। तो हम कहेंगे 1990 के बाद से वैश्वीकरण का दृष्टिकोण और भी व्यापक हो जाता है। जब हम खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, हम एलपीजी नीति की बात करते हैं। बहुत से भारतीयों ने इसका असर जो है शिक्षा और कार्य के लिए भी देखा है। तो हम कहेंगे अब भारत के जो युवा हैं वह शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से और कार्य या रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेश की यात्राएं भी करने लगे हैं। तो इस प्रकार से हमारा विदेशों से संपर्क और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है, जो कि स्वतंत्र भारत की एक प्रमुख विशेषता है कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से बहुत ही ज़्यादा जुड़ने लगे हैं। और इसी का परिणाम है कि भारतीय अन्य देशों में वैश्वीकरण के कारण स्वागत की योग्यता भी रखते हैं, क्योंकि भारतीयों की जो मेहनत है या क्षमता है या योग्यता जो है वह विदेशों में कहीं ना कहीं बहुत अधिक मानी जाती है। तो हम कहेंगे भारतीयों का अन्य देशों में स्वागत हुआ है, जहां उनकी प्रतिभा के प्रति सम्मान दिखाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के प्रति भी इन देशों में उदार दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है और विश्व में हम कहेंगे भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब स्वतंत्र भारत में जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भी तेज़ी से बढ़ रही है और अब भारतीयों का जो है स्वागत विदेशों में हो रहा है, क्योंकि वे योग्य अधिक हैं, वे क्षमताएं अधिक रखते हैं और उनमें प्रतिभाएं भी मौजूद है। तो इस कारण भारतीय संस्कृति के प्रति भी इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभाव या एक जो है उदार दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार स्वतंत्र भारत में हम कहेंगे वैश्वीकरण का स्वरूप जो है पहले के स्तर पर यानी उपनिवेशिक स्तर पर जिस प्रकार का था उससे बहुत ही अलग देखने को मिल रहा है। और अब भारत के बाजार या भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति और भारत का समाज सभी वैश्वीकरण के लाभों को समझ रहे हैं और इस कारण भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र भारत में अलग तरीके से अपनाई जा रही है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के प्रथम भाग में वैश्वीकरण को समझा है कि वैश्वीकरण एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है जिसका कि समाज पर बहुत ही गहराई से असर देखने को मिलता है और इसका आर्थिक क्षेत्र में, इसका राजनीतिक क्षेत्र में और इसका सामाजिक क्षेत्र में व्यापक असर होता है, जिससे कि हमारा भारतीय समाज जो है बहुत ही अधिक प्रभावित हो रहा है और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इसके प्रभाव बहुत ही अधिक देखने को मिल रहे हैं। मिलते हैं इसी अध्याय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।